नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे इतना मौसम सुहाना हो रहा है और इसी के साथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइंस के पीवाईक्यूज। और इस साइंस के पीवाईक्यूज की अगर मैं बात करूं तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 8 सितंबर 2022 के शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइंस के पीवाईक्यू हम चल रहे हैं ग्रुप डी के, वो 17 अगस्त 2022 को जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर हम लास्ट तक कराने वाले हैं। अब उसमें जो आज की डेट रहने वाली वो 8 सितंबर रहने वाली है। अब 8 सितंबर में भी 3 शिफ्ट हुई थी, जिसमें से मैंने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करा दी है। आज क्या करेंगे, थर्ड को करेंगे। तो इसी के साथ में थर्ड शिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। और जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई शेयर जरूर कर दिए। जब आप जुड़ें तो शेयर जरूर कर दें। शेयर करने के बाद में आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है मेरे साथ में और मैं आपको यहां पे सॉल्व कराता जाऊंगा और आपको खुद से भी सॉल्व करना है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि मुझ पे सवाल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं अब तक क्लासेस ले रहा हूं उसका मुझे रिजल्ट मिलने लग गया है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि थोड़े से सुधार की और जरूरत है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि चीजों को लेके चला कर साथ में। अब बात करते हैं कि अब हमें करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक बैच है और एक बैच कौन सा है, साइंस स्पेशल बैच, जो यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे चलता था। अब वो एप्लीकेशन की जगह पे हमारी दूसरी एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है बाईएससी ऐप। तो आपको डाउनलोड करनी है अब बाईएससी ऐप और इस बैच को इस एप्लीकेशन पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद में आपको क्या होगा, जिसके बाद में ये बैच पे जितने भी साथी हैं वो हमारे साथ में लाइव हो पाएंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये बैच जो है ये आपका स्टार्ट होने वाला है सोमवार से। तो सोमवार से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद में हम इस बैच को भी कंप्लीट करेंगे। तो आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले क्या, बाईएससी एप्लीकेशन को। ये डाउनलोड करना बहुत जरूरी है और इस पर आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, केवल साइंस का बैच नहीं है, बहुत सारे बैचेस हैं। यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपीएसआई का बैच वहां पे मिलने वाला है। मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग स्पेशल पढ़ना चाहते हो, हिंदी स्पेशल पढ़ना चाहते हो या फिर मूल विधि और संविधान को अलग से पढ़ना चाहते हो, तो आपको सारे बैचेस यहां पे मिलने वाले हैं। अगर आप कंबाइंड रूप से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए चाणक्य बैच भी आपको यहां पे बनाया गया है। तो आप सारे बैचेस में यहां पे आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर तो नहीं आया। अब इस बैच का डेमो है तो डेमो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेमो के लिए आपको यहाँ पे हमारे डेमो के लिए यादबिन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आप जाके वहां पे डेमो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, हम आपके आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, कॉपी पेन लेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे और फिर यहाँ पे कमेंट करेंगे। कमेंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि जो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं वो इंप्रूव कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अधिक H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं और कम H पॉजिटिव उत्पन्न आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं, ये बात करता है। आप बताओ, देखो आयन होते, जैसे अम्ल की अगर मैं बात करता हूं तो अगर अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल में क्या होगा, अम्ल में आपको H पॉजिटिव आयन दिखेंगे। वहीं पर अगर मैं क्षार की बात करूं तो क्षार में आपको क्या दिखेगा, क्षार में आपको OH नेगेटिव आयन दिखने वाले हैं। तो आप देखेंगे HCl हो गया और यहां पे NaOH हो गया। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। बाकी आप यहां पे बोला जाए कि अगर H पॉजिटिव ज्यादा है, भाई अगर H पॉजिटिव से पहचान हो रही है, वो ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। और H पॉजिटिव अगर कम है तो क्या कहेंगे, वो यहां पे क्या होगा, वीक होगा। तो यही तो बात कह रहा है ये, अगर H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करने वाले आयन क्या कहलाते हैं, अधिक है तो क्या होगा, अधिक का स्ट्रांग होगा पहले और फिर उसके बाद कहता है कि कम है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। तो पहले वाले में क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड किस में दिया है, पहले पे यहां दिया है और इसके अलावा कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है और ऑप्शन नंबर सी में भी दिया है। ए गलत हो गया।
फिर कहता है कि यहां पे बीक आएगा। अब बीक आपका ये छार दे रखा है तो ये तो गलत हो गया, यहां पे भी छार दे रखा है, ये गलत हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में? ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई कमेंट तो करो भाई, आकाश गुप्ता भाई, कोई कमेंट नहीं कर रहा, यही तो मैं कह रहा हूं, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, बस देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। भाई देखना नहीं है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में कमेंट करना है, इसी से तो मैं पता करूंगा कि हाँ भाई कुछ सीखा आपने। ये कमेंट करो भाई। बेटा ग्रुप डी का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है। पहली बात तो इसका जो केस चल रहा है वो 26 जुलाई का उसका डिसीजन आ सकता है, और 26 जुलाई के बाद में इसकी डेट डिसाइड हो सकती है। तो आप ये समझ लिए अगस्त सितंबर तक एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम अगर होगा तो अक्टूबर के आसपास जाएगा, और आपके पास में टाइम है, और टाइम का आप क्या क्या करना है? भरपूर फायदा उठाना है, और फायदा उठाने के साथ साथ आपको इसकी तैयारी करनी है और इस नौकरी लेकर रहनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कहता है? किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझो। यहां पे बोल रहा है कि कोई वस्तु रखी है कहां पर? अवतल दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण कैसा होता है भैया? अवतल दर्पण तो ऐसा होता है। क्या ये दर्पण हो गया? नहीं, यहां पे मुझे पॉलिश करनी पड़ेगी। तो मैं किस साइड पॉलिश करूं? जो इसका बाहरी वाला पार्ट है, जो इसका आउटर वाला पार्ट है, कर दी पॉलिश, बन गया ये अवतल दर्पण। अब इसके बाद में इसके पास में क्या होगा? मेजर एक्सिस होगी, जो मैंने ये बना दी। बोल रहा है कि इसका वक्रता केंद्र सी से परे कोई वस्तु रखी है। अब यहां पे पहले क्या होगा? इसके सामने होगा फोकस, और इसका क्या होगा? फोकस से दुगनी दूरी पर वक्रता केंद्र होगा, और परे का मतलब पीछे कोई वस्तु रखी है। यहां पर इसने बोल दिया, ये चीज हमने यहां पे क्लियर कर दी। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा और ये कैसा बनेगा? कहां बनेगा, कैसा बनेगा? और राजू कुमार ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। तो भाई एक चीज याद रखना कि ये मैं यहां पे पहले ही बता दिया, ये कंडीशन दी है, लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरी कंडीशन पे। ये आपका फिर बना दिया। अगर 6 कंडीशन होती हैं, अगर वस्तु कहां पे रखी हो? अनंत पे रखी हो, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब पॉइंट के आकार का बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये बात पड़ी है। फिर इसके बाद में कहता है कि वस्तु कहां रखी हो? सी और अनंत के बीच में रखी हो, तो क्या होगा? फोकस ये कहां बनेगा? अब ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी और एफ के बीच बनेगा, और ये छोटा होगा भैया, छोटा। क्योंकि बड़ा कब होगा? जब यहां पर प्रतिबिंब, हम यहां पे वस्तु को आगे लेके आएंगे तो सी यहां पे बराबर हो जाएगा, फिर आगे लेके जाएंगे तो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या होगा? पहले प्रतिबिंब छोटा बनेगा जब अनंत पे वस्तु हो। वस्तु को जैसे जैसे पास लेते जाएंगे वस्तु बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन वस्तु अपने आकार से बड़ी तब होगी जब वो सी के बाद रखी जाए, यानी सी और एफ के बीच रखी जाए, एफ पर रखी जाए, एफ और पी के बीच में रखी जाए। तो यहां पे क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? ये तो भाई छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु कहां पर है? अनंत और सी के बीच में है। जब ये सी पर होगी तब बराबर होगा, और सी से आगे होगी तब बड़ा होता चला जाएगा। तो ये बात यहां पे समझनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एफ और सी के बीच में, लेकिन छोटा। ठीक है। और छोटे के अलावा कैसा बनेगा? ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा रियल होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई तो आओ भाई, लो इसकी बात सुन लो भाई, कोई तो आ जाओ। मम्मी का ढाबा आ गया, लो। फर्स्ट टाइम दूंगा। क्या मुझे बता सकते हैं कि ग्रेड 1 के पेपर कब होंगे? बेटा अभी ग्रेड 1 के पेपर अभी नहीं होने हैं, अभी तो एग्जाम, अभी तो फॉर्म भरेंगे। अभी कहाँ से होने हैं? अभी नहीं होना है। चलो इसका आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या कहता है? तापन की बात करता है। तापन का मतलब होता है हीट करना, हीटिंग की वजह से। फिर कहता है कि अपघटन, यानी तापन के द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? अब ये क्या कह रहा है? तापन का मतलब है मैं किसी भी पदार्थ को, मेरे पास में मान लो ये कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ को मैंने क्या कर दिया? इस पदार्थ को मैंने हीट कर दिया, हीट दे दिया। तो हीट देने के बाद में क्या हो जाएगा? इसका अपघटन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। मैंने यहां पे तोड़ दिया। ठीक है भाई, टूटना क्या है? टूटना ही तो अपघटन है। तो ये क्या कह रहा है?
तापन के द्वारा अगर अपघटन हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को मैं क्या कहूंगा? तो आप बताओ इसे क्या कहेंगे? हीट की वजह से हो रहा है तो मैं ऊष्मीय अपघटन दूंगा, यानी ऊष्मा की वजह से होने वाला डिकम्पोजिशन। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, मेरे पास में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या कर दिया? इसको ऊष्मा दे दी, और ऊष्मा देने के बाद में ये किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये क्या है? ये दो पार्ट में टूट गया। किसकी वजह से? हीट की वजह से। तो इसे क्या कहूंगा? डिकम्पोजिशन कहूंगा। और डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है? ऊष्मा की वजह से हो रहा है। तो यहां पे इसे क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। बेटा अभी देखो, मैं एक चीज बता दूं, आप एक बात नोटिस करेंगे, जब तक पुराने एग्जाम नहीं होंगे तब तक नया एग्जाम नहीं होगा। आपको पता है कि अभी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये कब हुआ है? ये अभी चल रहा है, हो रहा है। अब इसके बाद में जो एग्जाम होगा वो एनटीपीसी 12th लेवल का होगा। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए अगले महीने में स्टार्ट हो जाता है, तो अगला महीना कौन सा है? जुलाई का हो गया। अब क्या होगा? उसके बाद में यहां पर एएलपी, क्योंकि अभी एएलपी के भी फॉर्म निकल चुके थे, तो वो एग्जाम होगा। तो एएलपी से पहले ग्रुप डी का एग्जाम होगा, क्योंकि ग्रुप डी तो उससे पहले निकला था। तो अक्टूबर तक तो ग्रुप डी है, उसके बाद मान लीजिए नवंबर के दिसंबर के आसपास आपका पहुंचेगा क्या? एएलपी। तो मैं मानता हूं दिसंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर आप एक अंदाजा की बात कर रहे हो तो पहले पुराने एग्जाम क्लियर होंगे, पुराने के बाद में नए एग्जाम क्लियर होंगे। तो पहले पुराना कौन है? पुराना है एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रुप डी, एएलपी, उसके बाद टेक्नीशियन, ठीक है। चौथा एग्जाम है, तो इसका मतलब मान लो 6 से 7 महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है समझेंगे, उसके बाद में आंसर देंगे, ठीक है। क्या कहता है 4? यहां पे बोल रहा है, आप इस बात नोटिस करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए, अब पौधे में होता है क्या? परिवहन होता है। परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो इसके अलावा भी परिवहन होता है, के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। अब विसरण क्या होता है? आपने देखा होगा विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? मान लीजिए ये क्या है? मेरी एक सेल है और एक सेल मेरे पास में ये है, ठीक है। अब इसके पास में कोई प्रोडक्ट ज्यादा है, मैंने कहा इसके पास में ना प्रोटीन की मात्रा बहुत है, इसके पास प्रोटीन की मात्रा बहुत है, लेकिन इसको जरूरत है, इसके पास भाई कम पड़ी थी, इसने कहा मेरे पास में प्रोटीन कम है। क्या होगा? तो यहां पे आप देखेंगे इसकी सांद्रता कैसी है? इसकी सांद्रता उच्च सांद्रता है, और इसकी कैसी है? इसकी निम्न है। तो क्या होगा? डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, विसरण होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से प्रोटीन कहां पहुंचेगा? इस सेल के पास में पहुंचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इसे कहेंगे डिफ्यूजन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर में जब कोई यहां पे पदार्थ का विसरण होता है, पदार्थ का परिवहन होता है, तो उसे हम यहां पे क्या कह रहे हैं? विसरण कह रहे हैं, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात बोलता हूं, फिर ये कहता है कि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई वैसे तो ऊर्जा की आवश्यकता यहां पे नहीं होती, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं ना, अब उनको धक्का दे दे के पहुंचाया जाता है। अब धक्का दे के पहुंचाओगे किसी को तो क्या होगा? एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की जरूरत है। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा? वो एनर्जी मेरे पास में, सेल के पास में कैसी होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। सेल के पास में एनर्जी कैसे होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इनमें से चारों में से बताने हैं वो कौन से पदार्थ हैं? बताइए। एटी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को कौन दर्शाता है? तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर मैं खाना खा रहा हूं ना, तो खाना खाने के लिए मेरे पास में क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। अगर इस प्रोटीन का अमीनो एसिड बनना है ना, तो क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अगर हार्मोन्स का सेक्रेशन करवाना है ना,
तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मेरे पास में ना फूड है, अमीनो एसिड है, हार्मोन्स है, ये सारी चीजें हैं, तो इनका विसरण कराने के लिए मुझे क्या है, एनर्जी की जरूरत होगी, मुझे इनका परिवहन कराने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये मैंने अपने अंदर की बात की, अब ये पौधों के अंदर की बात की जाएगी, तो पौधे के अंदर भी तो एनर्जी ही चाहिए, तो डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राजू कुमार, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है भैया, कहता है ये कि कोई वस्तु है, बिल्कुल है, वस्तु तो रखी जाएगी कहीं ना कहीं, अवतल लेंस के सामने रख दी। भाई अवतल लेंस कैसा होता है, अब दिमाग में आएगा अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल लेंस की जब बात की जाएगी ना, तो अवतल लेंस ना किनारों पे तो होता है कैसा, मोटा, और बीच में कैसा होता है, पतला होता है। तो ये बना दिया मैंने अवतल लेंस, ठीक है। अब ये अवतल लेंस बना देंगे तो इसके पास मुख्य अक्ष होगी, और मुख्य अक्ष होगी तो यहां पे ये बात कर रहा है कि अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र कहां होता है, बिल्कुल ये बीच में, और अनंत ये हो गया, तो इसके बीच में यहां पे कहीं पे कोई वस्तु रख दी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। एक बात यहां पर याद रखना, हमेशा के लिए याद कर लेना कि जब भी अवतल लेंस की बात की जाए, जब भी अवतल लेंस की बात की जाए, तो प्रतिबिंब हमेशा इसमें कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, यानी वर्चुअल बनेगा। आभासी का मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा, ठीक है, रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, सीधी इमेज बनती है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और एक बात और याद कर लेना कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा छोटा बनता है। ये 3 चीजें अगर आपने याद कर ली तो इसका मतलब है कि आपने अवतल लेंस के बारे में सब कुछ जान लिया। क्या, हमेशा आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और सीधा प्रतिबिंब अगर बना रहे हैं और अवतल लेंस की बात कर रहे हैं तो ये प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। छोटा यानी वस्तु का आकार ये है, तो ये कैसा बनेगा, ये छोटा बना देगा, कैसा, छोटा बनाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो बताओ क्या होगा, वास्तविक होगा क्या, नहीं होगा भैया वास्तविक, ये तो वर्चुअल होगा, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाई गलत है राजू कुमार, सी आंसर नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। उत्तल लेंस में बनता है आपका वर्चुअल, सॉरी वर्चुअल नहीं, रियल, उत्तल लेंस में बनता है। ये तो अवतल है, अवतल में तो यहां पे वर्चुअल ही बनेगा, और वर्चुअल ही यहां पे स्मॉल होगा, ये बात याद रखना, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर, देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर आपका कैसा होता है, वही ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम CaOCl2 कहते हैं। क्या कहते हैं, CaOCl2 कहते हैं। वही ब्लीचिंग पाउडर जिसे आप कैल्शियम नेम की अगर मैं बात करूं, रासायनिक नाम की बात करूं, तो इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये वही ब्लीचिंग पाउडर है, ये वही ब्लीचिंग पाउडर है जिससे आप कपड़े धोते हैं, कभी कभी ब्लीच कर देते हैं, तो ये वही ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये एजेंट कैसा है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये एजेंट जो होता है ना, कैसा एजेंट होता है, तो याद रख लेना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये कपड़े पे अगर डालोगे तो उसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, बताओ कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता। मैंने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है। वाटर प्योरिफिकेशन करता है, बहुत सही बात है। और ब्लीचिंग कॉटन फाइबर जो कपड़े होते हैं ना, उनको धोने के काम आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपचायक नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, ये अपचायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजू कुमार का, sp3d फिटनेस। भैया ऐसी कौन सी फिटनेस है जो S.P3D. ये तो वो लग रहा है जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो SPD। चलिए क्वेश्चन आपका ए आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे बात कर रहा है क्या कि मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन। दिमाग जाएगा यार, इतनी शुद्ध हिंदी में प्रकुंचन और अनुशीतलन क्या होता है। तो याद रखना, इसको याद रखो, सिस्टोल, इंग्लिश में कहते हैं इसे सिस्टोल।
अब आप कहोगे तो भाई हिंदी में भी ना समझ में आया, मुझे इंग्लिश में कौन सा समझ में आ गया? तो आपको पता होना चाहिए आपके पास है दिल, जो हर जगह लगा रहता है। हर जगह का मतलब अपोजिट वाले पे लगा रहता है। अब यहां पे याद रखना, हृदय का काम क्या है? सिकुड़ना। अगर हृदय हार्ट सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्शन कर जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सिस्टोल। और कॉन्ट्रैक्शन कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे ब्लड को बाहर फेंकना है, बाहर नहीं, बॉडी से बाहर नहीं, आपकी पूरी बॉडी के पास में। तो क्या करेगा? इसका मतलब यहां पे ब्लड पंप कर रहा होगा, यहां ब्लड पंप कर रहा होगा। और दूसरा पार्ट है डायस्टोल। और डायस्टोल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? जब हृदय सिकुड़ रहा है तो हृदय रिलैक्स भी तो करेगा। तो यहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा? अब रिलैक्सेशन होगा। और रिलैक्स करेगा तो इसका मतलब है यहां पे रक्त जो होगा ना, ब्लड जो होगा वो भर रहा होगा चैम्बर में। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? वो बोल रहा है कि जो प्रेशर होता है ना, जिस प्रेशर से वो भरता है और जिस प्रेशर से उस ब्लड को फेंकता है, वो कितना होता है? नॉर्मल। तो याद रखना ये कितना होता है? इसे कहते हैं 120/80। और ये होता है मिलीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि ये पारे को उठाता है इतना। कितना उठा देता है? 120 मिलीमीटर उठा दे। और इस पारे को यहां पे रिलैक्सेशन के टाइम पे 80 मिलीमीटर उठा दे, तो मैं क्या कहूंगा? तो ये से कहूंगा सिस्टोल और डायस्टोल, यानी हृदय का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। यानी आपसे बोला जाए बीपी नॉर्मल कब होता है, तो ये बीपी नॉर्मल हो रहा है। अब कोई भी चीज बढ़ जाए, 120 से ऊपर चला जाए, तो क्या कहेंगे? हाई बीपी हो गया। और 120 से नीचे आ जाए तो कहेंगे लो बीपी हो गया। तो ये बात है यहां पे समझने की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई। पेपर रोहित पाल, अभी कोई पेपर नहीं होने वाला है ग्रुप डी का। अभी एनटीपीसी 12th का पेपर होगा। ग्रुप डी का पेपर 26 जुलाई के बाद डिसाइड होगा, जब तक कि इसका डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक है। तो 26 जुलाई को ये डेट का डिसीजन आ सकता है। हो सकता है कोर्ट की तारीख है तो उस दिन हो सकता है डिसीजन आ जाए, और उसके बाद में ही पता चलेगा कि ये पेपर कब होने वाला है। अभी इसका कोई पेपर, अभी के कोई चांसेस नहीं है। रोहित पाल का आंसर है डी, राजू कुमार का आंसर है डी। भाई वो मैंने नाम चेंज करने के लिए नहीं बोला, मैं पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है यहाँ पे SP3D3, बस ये पूछा था। ये यार इतना नहीं है, नाम तुम्हारी मर्जी है, आपका मन है, जो रखना चाहो रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 60 वाट का एक उपकरण है, बिल्कुल है, 60 वाट का उपकरण है हमारे पास में। और अगर वाट में कुछ दे रखा है तो क्या कहेंगे? ये इसकी शक्ति है। बल्ब लगे होते हैं ना, वो इसकी पावर है। 100 वाट का बल्ब, पावर है उसके अंदर 100 वाट की। तो यहां पे क्या कहेंगे? ये इसने कहा ये पावर दे रखी है, कितनी? 60 वाट की पावर दे रखी है। किसकी? एक उपकरण की। 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दो मैं। अगर यहां पे इसको कितने वोल्ट की बैटरी दे दी जाए? 12 वोल्ट की बैटरी दे दी जाए, तब ये धारा पूछ रहा है कितना करंट प्रवाहित होगा। तब ये क्या पूछ रहा है कि कितना करंट प्रवाहित होगा, वो बता दो मुझे। तो ये पता करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। हाँ जी होता है, लेकिन मुझे फॉर्मूला किस फॉर्म में चाहिए? मुझे फॉर्मूला P, B और I के फॉर्म में चाहिए। तो ऐसा शक्ति का कौन सा फॉर्मूला है जो B, I और P के फॉर्म में, यानी P का मतलब है I, B और I के फॉर्म में होना चाहिए। तो वह फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है, P बराबर BI। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, जो जो दिया है रख दो। P की वैल्यू कितनी है? 60 दी है। B की वैल्यू 12 दी है। I की वैल्यू पता करनी है। तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा कितने टाइम? 5 टाइम। तो कितना आया? 5 आया। क्या आएगा? एम्पियर आएगा, क्योंकि करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो आंसर आ गया आपका 5 एम्पियर। तो यहां पे आपका आंसर कहां लगा देंगे? कहां कहां कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी में। तो बता दिया इसने, रोहित पाल ने बता दिया है, राजू कुमार ने बता दिया है। हाँ जी बिल्कुल, P बराबर BI लगेगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे वोल्टेज दे रखे हैं, वोल्ट दे रखा है, और उसके अलावा यहाँ पे पावर दे रखी है। करंट का फॉर्मूला, यानी करंट को निकालना है। तो फॉर्मूला अगर चेंज करेंगे तो बन जाएगा I बराबर P/B। बस सिंपल सी बात। आगे बढ़ें, चलें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 फिर कहता है ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स से, ये बात याद रखना, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, या फिर कोई भी रेलवे का एग्जाम हो। ऑप्टिक्स चैप्टर और मैग्नेटिज्म पे सबसे ज्यादा चैप्टर यानी क्वेश्चन देते हैं। और जितने भी आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे ना, सब आपको यहाँ पे देखते होंगे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बहुत आता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सब। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की। एक अवतल दर्पण है,
बिल्कुल है भैया, बना लेते हैं। अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसे माने? जब तक इस पे पॉलिश नहीं करेंगे हम तो नहीं मानेंगे। हमने कर दी पॉलिश, कौन से जगह पर? बाहर वाले पार्ट पे, और यहाँ पे बना दिया ये मेजर एक्सिस। बोल क्या रहा है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ। अरे अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो अवतल दर्पण है ना, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोले से बना है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया? ये बना दिया। अब आप समझना इस चीज को। ये है मान लो 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला गोला। कितना? 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला गोला। अब इसको इसने काट दिया। इसको इसने क्या कर दिया? काट दिया। काट दूं मैं? भाई मेरा काटना इतना सही है, कोई इतना खराब नहीं है, कोई और काट के ना चला जाए बस। ये काट दिया मैंने यहां से। ये क्या कर दिया? इस जगह से काटना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने इस जगह से काटना स्टार्ट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी का हिस्सा काटना पड़ेगा। ये मैंने बाकी का हिस्सा हटा दिया। लो, हटा दिया। बन गया? फिर बन गया आपका वैसा ही पार्ट, बिल्कुल बन गया। तो वही बात है, एक खोखला गोला हुआ करता है, उससे हम कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, वही हमारे दर्पण का काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो यही जो बना है ना, वो मैंने ऊपर बना दिया। कह क्या रहा है कि ये जो 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, तो यहां पर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। कहां से? पोल से। अब इसके पास में बोला क्या है इसने कि इसकी ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस बताना है कितने दूरी पर होगा। तो ये याद रखना कि यहां पर फोकल लेंथ बराबर क्या होती है? r/2 होती है। फोकल लेंथ क्या होता है? r/2 आधा होता है किसका? जो त्रिज्या दी है उसका। तो 8/2 कर दोगे कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर बन गया यहां पे ऑप्शन नंबर सी। कितनों का सी आया है? रोहित पाल का आंसर आ चुका है, राजू कुमार का आंसर आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन आंसर दिया है आपने कि यहां पर एफ और ये जो है ना सी बराबर अगर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि एक खोखले गोले का एक त्रिज्या होती है, वहीं पर फोकल लेंथ जो होती है वो इस त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आपको यहां पे थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हम लोगों के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। पहले भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था यादबिन स्मार्ट क्लासेस। अब एक दूसरी एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है जिसका नाम है बाईएससी ऐप। क्या है? बाईएससी ऐप। और इस बाईएससी ऐप पे आपको क्या मिलने वाला है? आपको बाईएससी ऐप पर एक बैच मिलने वाला है, साइंस स्पेशल बैच, जो आपके ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम, जो चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। तो यहां पे मैं आपको फिजिक्स कराने वाला हूं, केमिस्ट्री कराने वाला हूं, बायो कराने वाला हूं, मात्र 99 रुपए में। कितने? इतने सस्ते बैच में मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। भाई लग सस्ता रहा है, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ये बात याद रखना कि पहले ये बैच आपको यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर मिलता था, लेकिन अब ये बैच जो है वो आपको बाईएससी ऐप पर मिलेगा। और ये बैच आपको जितने भी साथी थे वो अब बाईएससी ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे। इस बात की बात, हाँ जी बिल्कुल कमल प्रसाद, गुड इवनिंग। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। क्या कहता है? पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद आंसर देंगे। ये मेरा हर बार का रहता है, हर बार यही बोलता हूं, पढ़ो समझो आंसर दो। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन है? द्विविस्थापन का मतलब क्या है? डबल डिस्प्लेस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो याद रखना, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट बात आएगी वहां पे क्या होगा? आयनों का विस्थापन होगा या आयनों का स्थानांतरण होगा। अब आप कह रहे हैं सर आयंस का स्थानांतरण मतलब मैं यहां पे कहूंगा कि दो या दो यौगिक होंगे, दो या दो से ज्यादा यौगिक हों। ठीक है, यहां पे क्या कहेंगे? दो या दो से ज्यादा यौगिक होंगे, इनका क्या होगा? आयनों का स्थानांतरण हो जाएगा। और इसके बाद में क्या बन जाएगा? एक आपकी नई रिएक्शन, यानी एक प्रोडक्ट बनेंगे। वो भी क्या बनेंगे? दो नए प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? दो नए प्रोडक्ट बनेंगे जब आयनों का स्थानांतरण होगा। अब आपके दिमाग में लगाना, खुद सोचना। गुड इवनिंग त्रिषा शर्मा, बहुत लेट हो गए, क्लास 6:30 यानी 30 मिनट से ज़्यादा हो चुकी है लगभग, तो आप लेट हो हैं, पता नहीं कहाँ रह जाते हो। बारिश का मौसम है, बारिश का आनंद लो। एक बार अगर बारिश से भीग चुके हो तो भाई आराम से बैठ के आओ, पंखे में सूखो और क्लास को देखो। कह रहा है पहला वाला FeCuSO4, इन दोनों की रिएक्शन कराई? बिल्कुल कराई। दो यौगिक हैं, हाँ जी हैं, लेकिन यहां पे विस्थापन नहीं हो पाया।
यहां पे विस्थापन क्या हुआ है, यहां पे विस्थापन केवल एक का हुआ है, FeSO4 का, और SO4 से इसने Cu निकाल दिया यानी विस्थापित कर दिया, तो ये एक बार विस्थापन है, तो इसे मैं केवल विस्थापन अभिक्रिया कहूंगा, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट, डुअल। तो यहां पर डुअल वाला कॉलम हट गया। दूसरी रिएक्शन भी वही सेम है, पीबी की अभिक्रिया करा दी CuCl2 से, और पीबी वाला था सरकारी नौकरी वाला, और सरकारी नौकरी वाले ने Cl2 को अपनी ओर खींच लिया, और Cu प्राइवेट वाला था और Cu को लात मार के अलग कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तीसरे को देखते हैं, CuSO4 की अभिक्रिया कराई है, बिल्कुल कराई है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा दी है, H2S से। अब आप यहां पे एक बात नोटिस करेंगे, CuSO4 और H2S की जब अभिक्रिया कराई गई है तो Cu वाले ने ना, कॉपर ने इसके वाले को, S वाले को अपनी तरफ खींच लिया, और इस SO4 ने H2 को अपनी ओर खींच लिया। तो आप देखो ना, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि Cu यहां पे कैसा है, Cu वहां पे पॉजिटिव है। Cu मैंने आयनों का विस्थापन कैसे हुआ, Cu पॉजिटिव होता है, SO4 नेगेटिव है, H2 यहां पे पॉजिटिव है और S यहां पे नेगेटिव है। तो आप बताओ, इस प्लस वाले ने इस माइनस को अपनी ओर खींच लिया तो क्या बन गया, CuS बन गया। इस प्लस वाले ने इस माइनस वाले को अपनी ओर खींच लिया, क्या बन गया, H2SO4। यानी हमारे पास में दो यौगिक थे, दोनों का आयनों का स्थानांतरण हुआ और दोनों के यौगिक नए बन चुके हैं। इस वजह से क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़ो, इसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करने के बाद में आंसर भेजो, आंसर फिर देखो सही है या गलत है। सही है तो अच्छी बात है कि आपने कुछ सीखा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, और अगर गलत है तो आप उसको देखो कहां मुझसे गलती हो गई। अगर मुझसे गलती हुई है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे ऐसा दिखता है तो मुझसे अब गलती नहीं होने वाली है, इसलिए कहता हूं कि खुद से सॉल्व करना सीखो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कहता है, एक 100 वाट का बल्ब है, क्या है ये, पावर है, पावर, पावर कितनी, 100 वाट की। ठीक है, वोल्ट कितने हैं, 220 की वोल्टेज है, बैटरी है 220 लिख दो। धारा निकालने, अरे सेम क्वेश्चन निकाल दिए, देखो एक जैसे क्वेश्चन आपको एक सेट में एक जैसे क्वेश्चन मिल गए। क्या दे रखा है, फॉर्मूला वही लगाना है सेम, P बराबर BI। P कितना है, 100 है, B कितना है, 220 है, I कितना है पता करना है। I बराबर क्या हो जाएगा, 100/220 हो जाएगा, और 0 से मैं 0 को काट दूंगा, और 22 से अगर मैं 10 को डिवाइड करूं, अगर 22 से 10 को डिवाइड करूं तो क्या आएगा, तो आप देखोगे यहां पे पहले लग जाएगा पॉइंट, पॉइंट आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 होने के बाद में क्या आ जाएगा, 22 से ये काटेंगे 4 बार 88, और यहाँ पे बचेंगे कितने, 12 यानी 5, तो 0.45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल त्रिषा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही है, 0.45 एम्पियर होगा, क्योंकि पावर दे रखा था, वोल्ट दे रखा था, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर BI। करंट निकालना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है राजू कुमार, बहुत ही अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बेहतरीन। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो यहां क्या कहता है, समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद में आंसर देने की कोशिश करना। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है, एरोबिक लाइफ फॉर्म्स के लिए आवश्यक है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे पास में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है, हमारे पास में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। और इस सेल में चारों तरफ में आपको क्या मिलता है भाई, साइटोप्लाज्म होता है, भैया बिल्कुल ठीक है। बीच में आपको क्या मिलता है, बीच में आपको न्यूक्लियस मिलता है, हाँ जी ये भी बात सही है। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज और मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ बनाऊं तो इसकी डबल लेयर होती है, और ये डबल लेयर आपको इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये आपको दिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप का। तो ये मैंने क्या बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। अब होता क्या है, हमने ले ली सांस, भाई रेस्पिरेशन तो करेंगे, सांस लेंगे, इनहेल कर ली,
हमारे पास में जितनी गैसेस थी सबको ले लिया। लेने के बाद में क्या हुआ भाई, हमारे पास में है फेफड़े, लंग्स हैं। लंग्स क्या करेंगे, लंग्स में एल्वियोली है। एल्वियोली क्या करेगी, ऑक्सीजन को फिल्टर करेगी। फिल्टर करने के बाद ब्लड उस ऑक्सीजन को कहां लेके जाएगा, सेल के पास लेके जाएगा। और सेल के पास जाएगा तो यहां पर क्या होता है, जब सेल के पास में जाता है तो पहले से ये साइटोप्लाज्म जो है ना, ये बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है कि अब आजा भाई, तेरा काम मैं करूंगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, अब ग्लूकोज के साथ में जैसे ही मैं ऑक्सीजन को मिला दूंगा, यानी ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वेस्टेज के रूप में, हमें यहां पे पानी दिखेगा और इसके अलावा एनर्जी दिखती है एटीपी के फॉर्म में। तो यहां पे क्या हुआ, इसी को कहते हैं वायवीय श्वसन। इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। क्यों, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। ऑक्सीजन की इसलिए जरूरत थी कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाला ने दे दिया ऑप्शन नंबर डी, त्रिशा का आंसर आ चुका है डी और राजू कुमार का आंसर आ चुका है डी, और बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। और यहां पे आपको पता होना चाहिए वायवीय श्वसन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्म में। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ये बात दोनों याद रख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्या कहता भैया 13, अब बोल रहा है इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। नर जनन अंग, ठीक है, आप सभी जानते होंगे नर जनन अंग, लेकिन पुष्प का, आपके यहां पे एनिमल्स की बात नहीं कर रहा, पुष्प की बात कर रहा है, पौधे के बारे में बात कर रहा है। तो पौधे में अगर आपसे नर जनन अंग का घटक नहीं है पूछा गया है, तब आप इन चारों में से क्या आंसर दोगे, क्योंकि इनमें से एक ऐसा होगा जो नर का नहीं है, किसका है, मादा का है। तब आप क्या आंसर दोगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास में क्या होता है, इस तरीके से आपको आकृति दिखाई देती है फूल के अंदर, ठीक है, ये मैंने फूल के अंदर बना दी। ये क्या है, यही है स्त्री वाला पार्ट, ठीक है, मादा वाला पार्ट, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि यहां से आपको यहां पे क्या दिखेंगे, यहां पे आपको इस तरीके से जाते हुए क्या दिखेंगे, ये हैं दोनों नर के पार्ट। अब यहां पे आपको ये दो टाइप की ये चीज दिख गई, ये फूल के अंदर की चीजें बता रहा हूं मैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं। ये जो है ना, ये है पुंकेसर। ये क्या है, इसे कहते हैं पुंकेसर। और इस पुंकेसर में जो अंदर ये भरा पड़ा है ना, इसके अंदर, इसे कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं इसे कहते हैं परागकण कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और आपको यहां पे दिख रहा है ना, जिसके अंदर ये भरे हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कोश कहते हैं। किसकी कोश, भाई पराग बड़े हैं ना, तो पराग की कोश ही तो कहेंगे इसे, तो ये पराग कोश कहलाते हैं। इसे एंथर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आपको पता है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये छोटा सा वायर टाइप का, इसे कहते हैं तंतु यानी फिलामेंट। तो ये क्या है, ये पुंकेसर के पार्ट हैं, ये आपके नर जनन अंग के पार्ट हैं। तो आपको कौन सा नहीं दिख रहा, यहां पे स्टाइल नहीं दिख रहा। आपको स्टाइल मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टाइल जो है ना, वो किसका पार्ट है, वो किसका पार्ट है, स्त्री जनन अंग का, स्त्री केसर का पार्ट है। और आप यहां पे क्या कहेंगे, स्टाइल इनमें से आपको कहां दिख रहा है, ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये इसे कहते हैं स्टाइल, यही है वर्तिका, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितनों ने बी दिया है, त्रिशा ने आंसर दे दिया है, राजू कुमार ने दिया है और लाला ने दिया है। भाई और लोग क्या कर रहे हो, बहुत लोग आपके साथ में 27 लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन आंसर कोई नहीं दे रहा। आंसर देने वाले 2 या 3 ही हैं। भाई जुड़े हो, आंसर दो। क्या जा रहा है भाई एक टाइप करने में, थोड़ा सा ध्यान दो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। प्रतिरोध बात करता है यहां पे क्या, 4 ओम का प्रतिरोध ए और 6 ओम के प्रतिरोध बी, यानी 2 प्रतिरोध हैं, एक 4 ओम का है, एक 6 ओम का है। एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए इतनी बात मान ली। और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है।
अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या कह सकता हूं, ये मैं इस तरीके से बना सकता हूं, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, और ये क्या है, ये इसकी बैटरी के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये मैंने इसको जोड़ दिया। ये कितने का है, ये कितने की बैटरी है भैया, 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये क्या है, ये 4 ओम है, ये कितना है, ये 6 ओम है, ये ए का पार्ट है, ये विभवांतर निकालना ना, तो यहाँ पे एक विभवांतर कहाँ होता है, किनारों पे होता है, तो ये बी का है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहता है भैया, ए और बी के सिरों पर विभवपात क्रमशः क्या होगा, बताओ। ए और बी के सिरों पर विभवपात क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो आप यहां पे क्या बताओगे। सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है वो बात करते हैं। बी दे रखा है कितना, बी दे रखा है यहां पे 2 वोल्ट, बैटरी कितनी है, 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जब कोई वोल्ट जुड़ा होगा, जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, R1 प्लस R2 के तरीके से जोड़ देते हैं। तो यहां से आप R की वैल्यू क्या कर लेंगे, 4 प्लस 6 कर देंगे, और इसी तरह से R की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 10 ओम हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 ओम हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब यहां से आप यहां से क्या निकाल लोगे, करंट प्रवाहित कितना हो रहा है, करंट कितना प्रवाहित हो रहा है उससे निकालेंगे, B बराबर आई आर से। ठीक है, तो आई आर से अब निकालेंगे तो B की वैल्यू कितनी है, हमें यहां पे पहले से दे रखी है, कितनी, 2 वोल्ट की बैटरी है, आई पता करना है, आर मैंने पता कर लिया कितना, 10। अब करंट मेरा कितना आया है, करंट आ चुका है मेरे पास में 0.2 एम्पियर का, लो आ गया। अब क्या निकालना है, मुझे अलग अलग पता करना है, मुझे अलग अलग जानना है कि विभवांतर कितना होगा। ए के सिरों पर विभवांतर का पता करना है। ठीक है, ए के सिरों पर विभवांतर का पता करना है मुझे, बी के सिरों पर विभवांतर पता करना है। पता ये कैसे होगा, तो वहां पर मेरे पास फॉर्मूला सेम ही लगना है। ए के सिरों पर क्या होगा, B1 बराबर आई आर वन। वन क्यों लगाया, क्योंकि अब मुझे ए वाले प्रतिरोध की जरूरत है, मुझे टोटल प्रतिरोध की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या लगाया, यहां पे R1 लगाया। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू यानी करंट सेम है, R1 की वैल्यू कितनी यहां पे 10 सॉरी कितनी है 4, कितनी है 4 है, तो यहां पे कितना आ गया, ये आ गया आपका 0.8 एम्पियर। कितना आया, ए का 0.8 एम्पियर। इसी तरीके से बी के लिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, B2 बराबर आई आर टू, तो क्या हो जाएगा, आई कितना 0.2, टू R2 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1.2 एम्पियर। 0.8 1.2 कहां दे रखा है बताओ, सॉरी एम्पियर कर दिया मैंने, वोल्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 1.2 कहां दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, राजू कुमार, लाला भाई, त्रिषा, सभी का आंसर अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कहता है भैया, 15 कहता है निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबक की चुंबकीय शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए, जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं, जब हम यहां पे क्या करते हैं, सोलेनॉइड की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये आपका सोलेनॉइड होता है, और ये किससे जुड़ा होता है, बैटरी से जुड़ा होता है। ठीक है, अब आपसे मैं बोलूं कि विद्युत चुंबक की चुंबकीय, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको बैटरी से जोड़ा तो ये चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, तो यहां पे कहेंगे कि ये इससे क्या प्रभावित नहीं करेगा। अब आपको ये बताना है क्या कर सकता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे पहला कहता है कुंडली में फेरों की संख्या, अगर मैं इस फेरों को बढ़ा दूं, अगर मैं इस फेरों को बढ़ा दूं तो क्या होगा, जितने ज्यादा फेरे उतना चुंबकत्व पावर वाला होगा, उतनी चुंबकीय शक्ति ज्यादा होगी। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला तो सही है, मुझे तो गलत बताना है।
मुझे क्या करना है, गलत बताना है। दूसरा कहता है कुंडली के स्थापन की दिशा। स्थापन की दिशा, स्थापन की दिशा अगर मैं कुंडली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं तो क्या होगा, स्थापन की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल सकती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी, चुंबकीय शक्ति नहीं बदलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी को अगर देखें, कुंडली के माध्यम से प्रवाहित धारा। अगर मैं यहां पे धारा को प्रवाहित कर दूं, मैं क्या कर दूं, करंट प्रवाहित कर दूं, तो करंट प्रवाहित करने पे क्या होगा, विद्युत चुंबकत्व क्या हो जाएगा, वो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय शक्ति बढ़ जाएगी, विद्युत चुंबकत्व बढ़ जाएगा। तो आपका ये भी सही है। डी क्या कहता है, धात्विक कोर की लंबाई। अगर मैं इस मेटेलिक कोर की लंबाई को बढ़ा दूं, अगर इस मेटेलिक कोर की लंबाई को बढ़ा दूं, तब भी क्या होगा, तब भी यहां पे विद्युत चुंबकत्व बढ़ जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। क्या कहता है भैया, 16 को पढ़ो और इसको आंसर दो, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एल्केन के इनमें से समजातीय श्रेणी सदस्य का गलनांक अधिकतम होता है। एल्केन की बात कर रहा है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या बढ़ती ही तो है। अब मैं कहूं कि कार्बन परमाणु की संख्या अगर बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है भैया, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है। ये बढ़ा दिए मैंने, कार्बन संख्या बढ़ा दी, तो क्या होगा, अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब है कि उसका गलनांक बढ़ जाएगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी यहां पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे ये भी बढ़ते हैं। तो आपको यहां पे क्या बताना है, आपको यहां पे बताना है कि गलनांक अधिकतम किसका होगा। तो आप बताओ, कार्बन किसके पास में ज्यादा है, इसके पास 2 हैं, इसके पास 3 हैं, इसके पास 1 है और इसके पास 4 हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो यहां पर क्या होगा, C4H10 जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं, तो ब्यूटेन का गलनांक अधिकतम होता है क्योंकि इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो लोग साथी जुड़ते जा रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे इस चैनल को, यादबिन स्मार्ट क्लासेस को। और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हमारे साथ में जुड़े रहें, क्योंकि आपकी ये क्लास जो होती है रोजाना होती है शाम को 6 बजे, जिसमें मैं आपको ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं सबको यहां पर शिफ्ट वाइज यहां पर कंप्लीट करा रहा हूं। तो आप मेरे साथ में इसी तरह से जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है। अब आपको पता है बारिश का मौसम है भाई, इंद्रधनुष का क्वेश्चन आ गया। आज बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ पर सावन वाला मौसम आने वाला है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंद्रधनुष जो बनेगा वो कैसे बनेगा। सारी सर मुझे जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जा रहे हो भैया, छोड़ छाड़ के हमें, सलीम की गली कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इंद्रधनुष बनता है तो भाई उसमें कलर दिखते हैं, 7 कलर दिखते हैं। अगर 7 कलर दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, जैसे प्रिज्म होता है ना, अगर मैंने बोला, न्यूटन ने बता दिया था कि प्रिज्म होता है, और प्रिज्म में से मैं अगर एक यहां पे क्या कर दूं, श्वेत किरण निकालूं, तो इसका अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तन के बाद ये 7 रंग में टूट जाती है। कितने रंग में, 7 रंग में टूट जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 7 रंग ही तो दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। तो जब 7 रंग दिखाई दे रहे हैं तो क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो प्रिज्म की तरह काम कर रहा होगा। तो बारिश की बूंदें क्या करती हैं, प्रिज्म की भांति काम करती हैं। और यहां पर जब प्रकाश की किरण आती है तो इसका क्या हो जाता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद में क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इसके बाद फिर यहां पे क्या होता है, फिर यहां पे अपवर्तन होता है। और इसके बाद में क्या होता है, यहां पर ये भाग यानी बाहर निकलते हैं 7 रंग। ठीक है, तो यह क्या होगा, 7 रंग निकलते हैं। तो आपका क्या क्या निकला यहां पे कि पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। और इसके अलावा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। प्रकीर्णन क्या है कि एक प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे कण मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रकाश जो है फैल जाएगा,
फैल जाएगा। इसकी वजह से आपको कलर दिखाई देता है, आसमां का कलर आपको लाल दिखाई दे जाएगा, आसमां का कलर आपको नीला दिखाई दे जाएगा। ये किसकी वजह से? इस प्रकीर्णन की वजह से। बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन इसका आंसर नहीं होगा। इसी के साथ में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाला सर बता रहे हैं भैया, राजकुमार बता रहे हैं डी, लाला सर ने फिर बता दिया बी। तो इसका आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहां पर आपकी समाप्त होती है। और ये आपकी क्लास में आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा आपको जो आपने अगर आज क्लास ली है, जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर आपने पहली क्लास ली है तो इससे पहले मैं कई क्लासेस करा चुका हूं। तो ये क्लासेस आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहां पर किस जगह पर? प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सारे आपको यहां पर वीडियोस दिख जाएंगे, आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए अगर इसकी, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल पे आपको ग्रुप डी वाला आपको क्या दिख जाएगा? यहां पर आपको लिंक और उसके साथ में क्या दिख जाएगी? उसकी पीडीएफ दिख जाएगी। बाकी आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच लाया गया जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल प्राइस में 99 रुपए में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है तो आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। लेकिन कहां? तो कहां के लिए आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। आप डाउनलोड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है? बाईएससी। तो बाईएससी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद में आप सारे बैचेस को आप यहां से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएसआई का बैच लेना है, अगर आपको ग्रुप डी का बैच लेना है, अगर आपको साइंस पढ़ना है, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप सब कुछ हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। और यहां पर बाईएससी ऐप को आपको डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके का दिखाई देगा। दिखाने के बाद में आपको यहां पे दिख रहा है रजिस्टर का ऑप्शन आता है, लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्टर में आपको क्या करना है? डिटेल भरनी है, नेम डालना है, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल और अपना पासवर्ड, और आप किस जगह से हैं, किस स्टेट से हैं, वो सारी डालनी है, एग्री करना है और उसके बाद में यहां पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे करना है? ईमेल से या फिर फोन नंबर से, और अपना पासवर्ड डालें, लॉगिन कर लेंगे। ये हमारा इंटरफेस आपको दिख जाएगा जहां पर आपको यूपीएसआई का ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा साइंस स्पेशल भी बैच है, और इस साइंस स्पेशल बैच का सबसे खासियत बात है कि ये आपका ऐसा कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं जो केवल 99 रुपए में मिल रहा है, और 99 रुपए में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी पढ़ाने वाला नहीं है। इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में, बेस्ट कंटेंट के साथ में, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। सबसे बड़ी बात है कि हमें समझ में आना चाहिए, और हमें ईजी चीजें समझ में आती हैं, और जब इजी चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो हम धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से हम आपको यहां पे डिजाइन किया गया है। तो आप हमारे साथ में इस कोर्स को ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम आपको पता चल ही चुका है, बाईएससी ऐप। अब बाईएससी को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पर जाकर, वहां से बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बाईएससी ऐप, डाउनलोड कर लीजिए। अभी डाउनलोड करने का आपका मौका सुनहरा है, क्योंकि अभी आपको सभी चीजें डिस्काउंट में मिल रही हैं, और इस डिस्काउंट का फायदा आप अभी उठा सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्काउंट फिर कम मिलेगा, पता नहीं, इसलिए कह रहा हूं आज ही डाउनलोड कर लें। पहले पाएं, पहले वो कहते हैं ना, पहले आए पहले पाएं। तो आप पहले आ जाइए और पहले पाइए, क्योंकि एप्लीकेशन हाल ही में लॉन्च की है, अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं और ये एप्लीकेशन आपके सामने आ चुकी है। इससे पहले वाली एप्लीकेशन थी, उसको हम धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे करके अपने डाउनफॉल में जा रही है। डाउनफॉल का मतलब है कि हैकिंग हो चुकी है, जिसके बाद में हमने नई एप्लीकेशन बनवाई है। तो इसको जरूर डाउनलोड करिएगा, और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको यहाँ पे मैगजीन भी प्रोवाइड करा करेंगे, और इसके अलावा बैचेस जो प्रोवाइड कराएंगे, फ्री चीज़ें भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप हमारे इस बैच को, आप हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्लास के लिए आप रोजाना मेरे साथ में जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे। और इस 6 बजे आपकी जो क्लास होती है साइंस की ही क्लास होती है, और यहाँ पर मैं शिफ्ट वाइज ग्रुप डी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइंस पूछा जाता है, आप यहां से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत अच्छी तैयारी करने जा रहे हैं। आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आप में इंप्रूवमेंट होगा। आप खुद अपने आप को देखेंगे कि हाँ, अब मैं पहले कहाँ था, लेकिन अब मुझे क्वेश्चन निकलने लगे हैं, तो अब मैं कहाँ पहुंच चुका हूं। तो आपको वही इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपको ऐसी क्लास में, इसी टाइम पर, शाम को 6 बजे इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।